सबका स्वागत करता हूं। युवा साथियों से मिलके इतना ज्यादा हर्ष होता है, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। आप देश का भविष्य हैं। आने वाले 50 वर्षों तक हिंदुस्तान आपके कंधों पे रहेगा। हिंदुस्तान को आपको एक आर्थिक महाशक्ति बनाना है, एक राजनीतिक महाशक्ति बनाना है, एक मिलिट्री सुपर पावर बनाना है और वर्ल्ड में नंबर 1 बनाना है। ये जिम्मा आप लोगों के ऊपर है। बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। एक जापानीज प्रोवर्ब है कि 1000 घंटे की पढ़ाई या फिर एक दिन एक अच्छे टीचर के साथ व्यक्त किया हुआ समय, दोनों बराबर होते हैं। तो आज इतने अच्छे टीचर्स हमारे बीच में हैं, इतने अच्छे ज्ञानवान लोग हमारे बीच में हैं। हम लोग धन्य हैं और बच्चों को गाइड करने के लिए आए हैं। सब लोग आपके लिए आए हैं। आदरणीय शीलवंत जी, आदरणीय तिवारी जी, रचना मैम, सारिका मैम, शेखर साहब, एक बार इन लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। यतीन तिवारी जी बहुत ही काबिल हैं। मैं इतना अच्छी बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, चाहे नीट की कोचिंग हो, चाहे इंजीनियरिंग की कोचिंग हो, क्लैट की कोचिंग हो, यूपीएससी की हो, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। आज के तारीख में इस प्रोग्राम का मकसद क्या था? मेरा मकसद ये था कि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। ये ऐसा दौर होता है कि हमारे पास समय बहुत कम होता है। लगता है कि हमारे पास समय बहुत है, लेकिन समय बहुत कम होता है। 11th 12th, इसके बाद आपको इंजीनियरिंग देना है या मेडिकल देना है या एनडीए का एग्जाम देना है या फिर सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, तो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए और उसकी तैयारी करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड लाइफ का होता है। सारे लोगों के पास वही स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सही गाइडेंस लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सही टाइम पे सही गाइडेंस मिल जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा ये युवा संवाद में शुरू करूं, आप लोगों से बात करूं, आप लोगों की जो भी आवश्यकताएं हैं। सरोजनी नगर तो मेरा परिवार है, आप लोगों का, सबका, आपके पेरेंट्स का, आपके भाइयों का, सबका इतना ज़्यादा स्नेह मिला। दे ट्रीट मी लाइक अ फैमिली। तो मेरा भी दायित्व है कि बच्चों को हमें मोटिवेट करना है। उन्हें जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज हमें आपको उपलब्ध कराना है और आपको हमें आगे लेके चलना है। एक बच्चा, एक थॉट, एक इन्वेंशन वर्ल्ड को बदल देता है। एक अब्दुल कलाम आए, उन्होंने इंडिया को, मिसाइल मैन ने पूरे वर्ल्ड में एक सुपर पावर के रूप में स्थापित कर दिया। क्या था उनका इतिहास, क्या था? उनके माता पिता जो है मछली पकड़ते थे, दे वर फिशरमैन इन केरला। वहां से देखिए कहां तक पहुंच गए। पढ़ने के लिए जब वो जाते थे, उनका आप आत्मकथा पढ़िए उनकी, आप बच्चों को जरूर पढ़नी चाहिए। उनके टीचर की ये शर्त थी, सूर्योदय होने से पहले उनको नहा के 5 बच्चों को मैथ्स पढ़ने आना है। तो सवेरे 5 बजे से पहले हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब नहा के टीचर के घर पहुंच जाते थे, 1 घंटा मैथ्स पढ़ते थे, उसके बाद वापस घर आते थे। 8 साल की उम्र में, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मद्रास धनुषकोडी एक्सप्रेस में जाके अखबार लेते थे, उन अखबारों को बेचा करते थे, लोगों के घर में अखबार देते थे, फिर स्कूल करने जाते थे और स्कूल से लौटते समय जहां अखबार देते थे वहां से जो पैसा मिलता था, पैसा इकट्ठा करते थे। उसके बाद देखिए अब्दुल कलाम साहब कहां पहुंच गए। पूरा विश्व आज उनके सामने नतमस्तक है। ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ना, ऐसों के बारे में बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि बच्चों को पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके आगे यदि इच्छा शक्ति है आपके पास, आप कुछ भी बन सकते हैं, आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। और आप लोगों की ऊर्जा और इच्छा शक्ति देख के मैं बहुत संतुष्ट हूं कि आप लोग हिंदुस्तान को, नेक्स्ट जनरेशन में आप हिंदुस्तान को महाशक्ति वर्ल्ड की बना के रखेंगे। उन्होंने कहा अगर मैं हवाई जहाज उड़ा नहीं सकता तो मैं हवाई जहाज
कलाम साहब। तो ये इच्छा शक्ति होती है और यही इच्छा शक्ति को जागृत करना है और हमको देश को आगे लेके जाना है। बहुत हमारे बीच में हमारे शीलवंत सिंह साहब हैं। शीलवंत सिंह साहब ने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। यूपी को कैसे $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाया जाए, मोदी जी के ऊपर किताब लिखी है, योगी जी के ऊपर डेवलपमेंट मॉडल पे किताब लिखी है। आप लोगों के बीच आए हैं, आप लोगों को बताएंगे कैसे हम लोगों को एग्ज़ाम्स देने हैं, कैसे हमें तैयारी करनी है। हम लोगों के बीच में रचना मैम है। मैम बहुत ही डायनेमिक प्रिंसिपल हैं AP सेन स्कूल कॉलेज की। 3,500 बच्चियां बेटियां पढ़ रही हैं मैम के नेतृत्व में। मैम उनको इतनी अच्छी एजुकेशन दिला रही। मैं मैम के स्कूल भी गया हूं, बच्चे बहुत ही डायनेमिक हैं और मैम का मैं बहुत ग्रेटफुल हूं। आज एग्ज़ाम छोड़ के आप लोगों को एड्रेस करने के लिए, आप लोगों को संबोधित करने के लिए आई हैं। सारिका मैम है हमारे बीच में, कृष्णा गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। मैम ने बहुत अच्छी इंटरनेशनल रिलेशंस पे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे किताबें लिखी हैं एंड शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट प्रिंसिपल्स। तो लखनऊ के जितने ब्रिलियंट लोग हैं, आदरणीय शेखर साहब का तो मैं हमेशा आभारी रहता हूं। हमेशा जो भी अच्छा इवेंट होता है ये उसको प्रमोट करते हैं और लगातार चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें। तो आज आपके सामने सभी लोग हैं। हम लोग 2 घंटे, लगभग 1.5 से 2 घंटे इन्हीं विषयों पे बात करेंगे। IAS का एग्ज़ाम कैसे देना है, PCS का एग्ज़ाम कैसे देना है, लॉयर कैसे बनना है, JEE का एग्ज़ाम कैसे देना है, नीट का एग्ज़ाम कैसे देना है, कौन सी बुक्स इम्पॉर्टेंट है, कौन सा मटेरियल आपके पास कब होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। आज मैं कुछ आप लोगों के स्कूल्स को मटेरियल भी दे रहा हूँ। जितने स्कूल के बच्चे आए हैं उनके लिए मैं पेन ड्राइव भी लाया हूँ और स्टडी मटेरियल भी लाया हूँ आपकी लाइब्रेरीज़ के लिए, जिसमें नीट की प्रिपरेशन की किताबें हैं, JEE के प्रिपरेशन की किताबें हैं और कौन से आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट जो है NCERT की किताबें आप लोगों ने पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट किताबें, UPSC का इम्तिहान IAS PCS बनना है तो आपको NCERT की किताबें याद होनी चाहिए। ये सबसे, मैं आपको मूल मंत्र बता रहा हूं। आपको NCERT 9, 10th, 11th, 12th चारों क्लास की NCERT की किताबें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। आप हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, चाहे IAS हो चाहे PCS हो, यू विल बी ऑन द टॉप। तो NCERT की बुक्स का भी कलेक्शन में आज आप लोग के लिए लाया हूं कि आप लोगों को उपलब्ध करा दूं। आप लोगों के स्कूल में सारी चीज़ें रहनी चाहिए। और भी आज हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है कि आज से शुरुआत है हम लोगों की कि आप लोगों को लगातार जो भी चीज़ों की आवश्यकता हो वो हम आपको उपलब्ध कराएं। हमारा ये भी प्रयास है कि आज से हमने एक वेबसाइट और ट्विटर हैंडल भी लॉन्च किया है कि युवाओं से रिलेटेड जितने ट्वीट्स हैं, युवाओं से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशंस हैं, जितने इंजीनियरिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, चाहे राव IAS है, चाहे वेदांतु है, जितने हैं, उनका जो भी मटेरियल अवेलेबल है वो आप लोगों को सब मिलना चाहिए। तो उसको मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, उस ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कीजिए। उसको बड़े प्रोफेशनल ढंग से हम लोग चलाएंगे और उस ट्विटर हैंडल को भी हम आगे ले जाएंगे और उससे हमारे आपके बीच में संपर्क बना रहेगा। एक मेल ID भी मैंने आप लोगों को उपलब्ध करा दी है। मेरा मानना है हमारे बच्चे, जो भी आपकी समस्याएं हों, जो भी आपको लगता है कि हमको ये स्टडी मटेरियल चाहिए या हमारे को फीस में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो या कोई अच्छी कोचिंग में आपको एडमिशन चाहिए, कोई दिक्कत हो, आप मेरी उस मेल पे मुझसे संपर्क में रहिए। आपका मैं एडमिशन भी कराऊंगा। जो स्टडी मटेरियल आपको चाहिए वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। पानी दिला दीजिए, दूसरा भी दीजिए, पानी की बोतल दे दीजिए। हिंदुस्तान जो है हमारा आज की तारीख में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पिछले 9 साल में हम लोगों ने इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ा है, हम लोगों ने रशिया को भी पीछे छोड़ा है, हम लोगों ने इटली को भी पीछे छोड़ा है। आज हमारा जो ग्रोथ रेट है इंडिया का, आज जो हमारा ग्रोथ रेट है इंडिया का वो 7% से जाता है और बाकी वर्ल्ड 3.5% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। हम दुगनी स्पीड से आज हम आगे बढ़ रहे हैं।
उस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सब लोगों को उसी स्पीड से अपने आप को चेंज करना है, अपने स्किल को बढ़ाना है, स्किल डेवलपमेंट करना है। उसी हिसाब से हमें नए युग में जाना है। आने वाला समय डिजिटल एजुकेशन का है, डिजिटल लिटरेसी का है, और मेरा प्रयास है हमारे जितने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सारी जगह डिजिटल लैब्स रहें, सारी जगह डिजिटल एजुकेशन की सुविधाएं रहें। उसके लिए मैं प्रयासरत रहता हूं। और मैंने इसीलिए, मैम भी आई हुई हैं दोनों स्कूल्स में, सरोजनी नगर के और लखनऊ के, अब तक 15-20 स्कूल्स में हमने डिजिटल लैब्स 250 से ज़्यादा कंप्यूटर्स देके स्टैब्लिश कराए हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ चाहिए पढ़ने की, वो आपके क्लिक पे अवेलेबल हो, ऑन द क्लिक ऑफ योर माउस आपको वो चीज़ें अवेलेबल हों। हिंदुस्तान आज जो है कितना अच्छा, आप बताइए, आपको क्या आइडिया हिंदुस्तान में आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना होगा? कोई बताएगा? आज हिंदुस्तान को हम कहते हैं वी आर अ रिच कंट्री। आज विश्व के चौथे सबसे रिच देशों में हम हैं। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना होगा? क्या कोई बच्चा गेस करेगा कितना हम लोग के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है? कोई बताएगा हमें बच्चा? 50 लाख करोड़ का आज हिंदुस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और वी आर 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। विश्व में हम चौथे नंबर पे हैं। आज की डेट में हमारे यहां 6 लाख करोड़ हर वर्ष फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सोचिए कितना पैसा देश में आ रहा है, कितनी कंपनियां देश में आ रही हैं। आपके सामने सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन आपको अपने आप को इंप्रूव करना है, आपको अपने आप को डिजिटली इंप्रूव करना है, स्किल्स आपको अपने बढ़ाने हैं, आपको अपना स्टडी का लेवल बढ़ाना है। और जितना कंपटीशन आज की डेट में टफ होता जा रहा है, तो आपको अपने आप को फिजिकली फिट रखना है और आपको अपना बेस्ट देना है। यू हैव टू गिव इन योर बेस्ट। इसलिए आपसे सबसे अनुरोध करूंगा, स्पोर्ट्स में भी ध्यान दीजिए, खेलने में भी ध्यान दीजिए, योगा में भी ध्यान दीजिए, और अपनी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपके पढ़ाई के घंटे जो हैं 14, 15, 16 जो आप घंटे दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, स्पेशली 11, 12 और इसके बाद, इसको देने में कोई दिक्कत ना रहे। तो बच्चों के लिए मेरा हमेशा से ये रहा है कि आप पढ़ाई स्पोर्ट्स दोनों साथ में चलना चाहिए। मोबाइल पे और इस पे टाइम तो आप दे रहे हैं। इंडिया की डिजिटल ग्रोथ के बारे में आपको क्या अंदाजा है? 2009 में जब डिजिटल इंडिया शुरू हुआ था, तो ये बताइए कितने स्मार्टफोन्स थे इंडिया में 2009 में? कोई बच्चा बताएगा 2009 में? बताइए कितने थे? संख्या पूछ रहा हूं। 2009 में जब डिजिटल इंडिया शुरू हुआ, तो हमारे पास कितने इंटरनेट कनेक्शन थे, कितने स्मार्टफोन्स थे इंडिया में? कोई बताएगा? उसके लिए मेरे पास गिफ्ट में टैबलेट भी है। गेस करिए, कोई जना कोई एक बच्चा गेस करे कितने, बिना मोबाइल देखे, बिना गूगल किए बताइए, जरा सा पता तो चले। बताइए बताइए, हाथ उठाया है बच्चे ने। जब 2009 डिजिटल इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, इंडिया में कितने इंटरनेट कनेक्शन थे ये बताइए, फिर मैं आज की संख्या बताता हूं आपको। कोई गेस करे, बच्चा गेस करे। इतने 2009 में मात्र 23 करोड़ मोबाइल स्मार्टफोन्स थे और 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज 85 करोड़ इंडिया में इंटरनेट कनेक्शन है और 90 करोड़ के करीब स्मार्टफोन्स हैं। हम वर्ल्ड में नंबर 1 हैं। वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। आप देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कितनी तेजी से हो रहा है। डाटा कंजम्पशन में हम वर्ल्ड में नंबर 1 हैं। तो आप देखिए डाटा कंजम्पशन कितना इंपॉर्टेंट चीज है। वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। डिजिटल ट्रांजैक्शन में वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। इस गति से हिंदुस्तान बढ़ रहा है। आप लोगों को डिजिटली स्मार्ट होना है। आप लोगों को डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल एजुकेशन पे विशेष रूप से ध्यान देना है। आने वाले समय में आपके चाहे ऑफिसेज होंगे, स्मार्ट ऑफिसेज होंगे, कोई कागज नहीं होगा। स्मार्ट ऑफिसेज में कागज नहीं मिलेगा। मीटिंग सारी जूम पे हो जाया करेंगी, जाने की भी जरूरत नहीं होगी। जितना स्टोरेज होगा, स्टोरेज के लिए आई क्लाउड पे स्टोरेज हो रहा होगा, उसकी स्टोर्स की भी जरूरत नहीं रहेगी।
सो वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। मेरा जो ये कहना है, वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। एक समय था हम लोग कौन से टेलीफोन से बात करते थे, घंटी वाला टेलीफोन होता था, आज से 30 साल पहले। उसके बाद कॉर्डलेस आया, फिर उसके बाद नोकिया का बड़ा वाला मोबाइल फोन आया, उसके बाद जो है आपके स्मार्टफोन्स आ गए। आने वाले समय में 20 साल बाद ये मोबाइल की चिप भी माइंड में इम्प्लांटेड रहेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। सो यू विल हैव टू डील विद दैट, आपको तैयार होना पड़ेगा। आने वाला युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। जितनी तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, 10 साल बाद आपका सामना, आपकी इंटेलेक्ट का सामना, आपका मुकाबला इंटेलिजेंट मशीन से होगा। इंटेलिजेंट मशीन सारे डिसीजन ले रही होंगी, आपको उनसे compete करना है, उनकी कंप्यूटिंग पावर हमसे ज़्यादा रहेगी। और एक फ्यूचरिस्ट है रे कर्ट्जवील, कभी पढ़िएगा गूगल में। रे कर्ट्जवील एक फ्यूचरिस्ट है, भविष्य में क्या होना है। रे कर्ट्जवील का कहना है 2045 तक, क्या आवाज आ रही है आप लोग को? क्या बोलना है? क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा वॉल्यूम ठीक कराइए। रे कर्ट्जवील का कहना है 2045, 2000। अब आवाज कैसी है? बेटर है? क्या कह रहे हैं? हेलो हेलो, तो टेस्ट नहीं किया आप लोगों ने? आवाज आप लोग को कैसी आ रही? हेलो, रे कर्ट्जवील का जो मैं बता रहा था, जरूर गूगल करिएगा, जरूर पढ़िएगा कि फ्यूचर के बारे में क्या कहते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं 2023 दिसंबर में, हमको मालूम होना चाहिए 2033 दिसंबर में वर्ल्ड किस तरफ जा रहा है। 2043 जब आप 30 साल के हो रहे होंगे, तब वर्ल्ड कहां पहुंच चुका होगा। 2045 का ये प्रिडिक्शन है, पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था। 20 साल पहले की कंप्यूटर जो है आदमी को चेस पे हरा देगा, लेकिन कंप्यूटर ने आदमी को, वर्ल्ड चैंपियन कैस्परोव को 2000 में ही हरा दिया। इन द ईयर 2000 गैरी कैस्परोव को डीप ब्लू ने हरा दिया। कभी हमने नहीं सोचा था कि हम वियरेबल टेक्नोलॉजी पहनेंगे, घड़ियां, स्मार्ट वॉचेस पहनेंगे कि आपके अंदर बॉडी में क्या टेम्परेचर है, बॉडी में क्या आपकी हार्ट बीट्स हैं, ये बाहर रिकॉर्ड होंगी। टेक्नोलॉजी, मेरा कहना है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो यू हैव टू रीड कि 10 साल बाद क्या होना है विजन, 20 साल बाद का क्या होना है, 20 साल बाद आपका कंपटीशन किससे होना है। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे, आपको देखना पड़ेगा कि आपका कहाँ तक आपको अपने आप को बढ़ाना है। वो समय रहेगा इंटेलिजेंट मशीन्स का, जब मशीन्स अपने आप काम कर रही होंगी, वो सोच रही होंगी। और 2045 का ये प्रेडिक्शन है वर्ल्ड का कि 2045 में जितनी हम लोगों की कंबाइंड ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंस को मशीन्स पार कर चुकी होंगी। सो लाइफ इज वेरी चैलेंजिंग फॉर यू। आप लोगों के लिए आने वाला समय बहुत टफ है, बहुत चैलेंजिंग है। पुरानी वाली जनरेशन के पास डिफरेंट तरह के चैलेंजेस थे, हमारे आपके माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स के पास डिफरेंट तरह के चैलेंजेस थे। जब देश आज़ाद हुआ था तो ना सड़कें थी, ना बिजली था, ना पानी था। कुल 4 लाख किलोमीटर सड़कें थी, जो आज 64 लाख किलोमीटर हैं। पहले हवाई अड्डे नहीं होते थे, आज उत्तर प्रदेश में ही 5-5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहले बिजली नहीं आती थी, आज लगातार 20 घंटे 22 घंटे 30,000 मेगावाट से ज़्यादा खाली उत्तर प्रदेश में बिजली आ रही है। पहले स्कूल कॉलेजेस नहीं थे, जब देश आज़ाद हुआ था तो 50 से कम यूनिवर्सिटीज़ थी, आज 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। आज आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं। नाउ यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। अच्छा ये बताइए, यूपी, ये आपका नीट का एग्जाम कितने बच्चे देते हैं? कौन गेस करेगा कितने लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं? बताइए कितने लाख बच्चे देते हैं? तब उसको पास करके बताओ, इसमें बताओ, माइक पे बताओ, माइक पे। क्या
सर 23 लाख 23 कितने? 23 लाख से ऊपर, हाँ, और कितने सेलेक्ट होते हैं? नियरली 60,000 के आसपास। हाँ, लगभग 1 लाख। और जेई का एग्जाम कितने बच्चे देते हैं? ये तो नहीं पता। जेई का, चलिए आप आइए, आप अच्छा बताया आपने। 23 लाख, आपको आइडिया तो है कि कंपटीशन कितना टफ है, जहां 23 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और खाली 1,70,000 बच्चे सेलेक्ट होने हैं। कितना टफ कंपटीशन है, आपको कितना अपने को इम्प्रूव करना है। जेई का बताइए, आईआईटी का जेई का कितना एग्जाम देते हैं बच्चे? कितने? सर 12 लाख। बिल्कुल। और सेलेक्ट कितने होते हैं ये बताइए? ऑलमोस्ट 1.5 लाख जी सर, 1.5 लाख ऑलमोस्ट। नहीं, ये तो मेंस में सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद फाइनल इंजीनियरिंग में कितने आते हैं? आईआईटीज में कितने आते हैं? आईआईटी में सर 2000। कितने? टॉप यूनिवर्सिटीज आईआईटी में 2000। हाँ, और बाकी इसमें कितने होते हैं? 10,000 सर। और बिल्कुल ठीक, लगभग 17,000 बच्चे। Yes, sir. 17,000 बच्चे। आप भी आइए, इधर आइए। देखिए, 12 लाख से शुरू होके 17,000 में जाना है, 21 लाख से शुरू होके 60,000 में जाना है। इसी तरह से आईएएस में बताइए, यूपीएससी में कितने बच्चे एग्जाम देते हैं जब शुरुआत होती है? बुला लीजिए, इन दोनों बच्चों को बुला लीजिए प्लीज। है? नहीं सर यूपीएससी में 10 लाख एग्जाम देते हैं। हाँ, और सेलेक्ट होते हैं 972। पिछली बार 972 लोग सेलेक्ट हुए थे। हाँ, देखिए 11 लाख एग्जाम दिए थे और 1,000 के करीब लगभग फाइनली सेलेक्ट होते हैं, जो आईएएस बनते हैं या इनकम टैक्स में जाते हैं या कस्टम्स में जाते हैं। तो मेरा ये कहना है, चाहे आईआईटी हो, चाहे मेडिकल, आप भी आ जाइए इधर प्लीज, आइए। कम से कम यू आर अवेयर कि क्या हो रहा है, कितना कंपटीशन हमारा आने वाला टफ है। आप लोगों को इस टफ कंपटीशन की तैयारी करनी है और इसीलिए मैंने अनुरोध किया कि ये संवाद शुरू करूं। आप लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं पूरी की जाएं और सरोजनी नगर जितना आगे बढ़ेगा, देश उतना आगे बढ़ेगा। इतना युवा, इतना ऊर्जावान युवा तो मुझे नहीं लगता पूरे उत्तर प्रदेश में किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। एक बार आप लोग अपने लिए भी तालियां बजाइए। आइए प्लीज, तीनों आइए। क्या नाम है आपका? उनका नाम नाम बोलिए। मैम ये ओके, सो क्या नाम है आपका? माय नेम इज युवराज राव एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीटेक फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बीटेक फर्स्ट ईयर, कम ऑन। वाओ। सो ये आपकी अवेयरनेस का रिवॉर्ड है और उम्मीद है इससे पढ़ के आप जरूर सर को नहीं भूलेंगे, इनका नाम जरूर रोशन करेंगे। आपका शुभ नाम? माय नेम इज हिमांशु जायसवाल, आई एम सीको कॉलेज ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट, 4th ईयर स्टूडेंट। वो व्हिच स्ट्रीम, कौन से सब्जेक्ट से? बी फॉर्म। बी फार्म। वो आपका नाम? My name is Mohammad Aman. I am also from Siko College of Pharmacy, B Farm final year. Oh wow. So hopefully we are getting amazing pharmacy students in future with some new salts and supplements. Thank you so much. एक बार जोरदार तालियां हो जाए everybody. ये बच्चे देखिए कितना अवेयर है, इसलिए मैंने अवार्ड किया कि आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कंपटीशन आने वाला समय कितना टफ है। कंपटीशन अभी भी बहुत टफ है और ये और टफ होता जाएगा। तो आप लोगों का परफॉर्मेंस अपना जो है बेस्ट होना चाहिए। यू में मतलब आदमी अपना परफॉर्मेंस जितना इम्प्रूव करेगा उतना ही आगे जाएगा और कभी रुकना नहीं चाहिए लाइफ में। जो हमारे इंडिया के ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेट कैप्टन हुए महेंद्र सिंह धोनी, पहले देखिए टीटी की नौकरी करते थे, टीटी के बाद वो उन्होंने क्रिकेट में और ज्यादा इंटरेस्ट लिया और वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन बने। तो लगातार पढ़ाई करते, वो खेलने में लगातार रहे, अपने आप को लगातार इंप्रूव करते रहे। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स होने चाहिए लाइफ में, हर समय अपने आप को इंप्रूव करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह सर आइजैक न्यूटन का एक एग्जाम्पल भी दूंगा। कोविड आया, हर आदमी घरों में था, वहां पे भी इंग्लैंड में भी जब प्लेग आया 16th सेंचुरी में 1665 से 85 में, तब ये 22 साल के थे आइजैक न्यूटन। न्यूटन की थ्योरी सबने पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी है?
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबने पढ़ा होगा, एप्पल गिरता है सबने पढ़ा होगा। 2 साल तक वो अपने फार्म हाउस में कैद थे और 2 साल उस फार्म हाउस में रहते हुए जो उन्होंने किताबें लिखी और जो थ्योरीज लिखी उसने वर्ल्ड को बदल दिया। तो प्लेग के कारण डर के अपने फार्म हाउस में उनके पेरेंट्स ले गए थे, वहां रहे और 2 साल में उन्होंने बदल दिया पूरा। ऐसी थ्योरीज दी, ऐसा मैक्सिम्स दिए, ऐसे फॉर्मूले दिए, ऐसी किताबें लिखी कि उस टाइम का जो उपयोग किया आज न्यूटन पूरा वर्ल्ड का हर फिजिक्स का बच्चा जानता है व्हाट न्यूटन इज एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूटन। सो मेरा ये कहना है, कोई एडवर्सिटी आए, कोई समय खराब आए, उसका कोई मायने नहीं है। आदमी को लगातार अपने को इंप्रूव करना है और लगातार आगे बढ़ना है। और एक ही आइडिया, जैसा मैंने कहा, एक आइडिया, एक इन्वेंशन वर्ल्ड को बदलने की क्षमता रखता है। एक कलाम साहब ने इंडिया के डिफेंस सिस्टम को बदल के रख दिया। एक सोमनाथ है हमारे इसरो के चेयरमैन, उनके फादर जो हैं संस्कृत के टीचर हैं केरला में, छोटे से घर से आए, आज इसरो वर्ल्ड की, आज हमारी इसरो वर्ल्ड की टॉप 5 एजेंसीज में है। नासा हमारे इसरो की टेक्नोलॉजी खरीदना चाहता है। इस लेवल तक इंडिया में आज हमारी एजेंसीज पहुंच चुकी हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पहुंच चुकी हैं। तो मेरा ये भी कहना है कि आप लोग बहुत ही ब्लेस्ड जनरेशन है, बहुत ही आप लोग खुशनसीब जनरेशन है कि आज इंडिया में बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स के लेवल के, IIT लेवल के, बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वर्ल्ड के, चाहे इसरो हो, चाहे डिफेंस DRDO हो, चाहे HAL हो। अभी HAL तेजस आपने देखा, वर्ल्ड का बेस्ट फाइटर है जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने फ्लाई किया। तो वी आर मेकिंग द बेस्ट डिफेंस। आज 85 देशों को हिंदुस्तान डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या ये कभी सोचा गया था? सो वी आर अ वेरी रिच कंट्री, वी आर अ वेरी पावरफुल कंट्री एंड वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो आपके सामने अब ऐसा देश है, इस देश को आपको आगे लेके जाना है। आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पूरा करेंगे और ये लगातार ये युवा संवाद जारी रहेगा। और आप लोग हमेशा ये 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। मेल IDs हैं, आप लोग को फॉर्म भी मिला होगा एक भरने के लिए, मिला है कि नहीं मिला है? फॉर्म पे जरूर मेल IDs वगैरह हैं, अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स, मेल ID दे दीजिएगा। वट एवर यू नीड, जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को हम पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच, थैंक यू।